हमारी इस जर्नी में यहाँ तक पॉइंटनेट शायद 3D डीप लर्निंग के लिए अल्टीमेट सिल्वर बुलेट जैसा साउंड करता है। ये फास्ट है, पॉइंट काउंट्स के साथ लीनियरली स्केल करता है, हाई एंड सर्वर GPUs से लेकर कंज्यूमर लैपटॉप्स तक हर चीज़ पर एक ड्रीम की तरह चलता है। और जब आपका आधा सेंसर डेटा हवा में गायब हो जाता है तब भी इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर आप लेबोरेटरी सेटिंग में आइसोलेटेड 3D शेप्स को क्लासिफाई करने के लिए एक क्विक बेसलाइन मॉडल बना रहे होते तो वैनिला पॉइंटनेट आपको आसानी से फिनिश लाइन पार करा देता। लेकिन यहाँ रियल वर्ल्ड में, जहाँ ऑटोनॉमस कार्स अस्त-व्यस्त शहर की सड़कों पर चलती हैं और रोबोटिक आर्म्स कॉम्प्लेक्स इंडस्ट्रियल मशीनरी को हैंडल करते हैं, पॉइंटनेट एक बहुत बड़ी दीवार से टकरा जाता है। अपनी सभी मैथमेटिकल एलिगेंस और हार्डवेयर स्पीड के बावजूद वैनिला पॉइंटनेट में एक फंडामेंटल स्ट्रक्चरल फ्लॉ है। ये एक बड़े स्पेशियल ब्लाइंड स्पॉट से सफ़र करता है, यानी ये नेबरिंग पॉइंट्स के बीच लोकल ज्योमेट्रिक रिलेशनशिप्स को कैप्चर करने में पूरी तरह से इनकैपेबल है। यह समझने के लिए कि यह पॉइंटनेट की रियल वर्ल्ड यूजफुलनेस को क्यों लिमिट करता है और इसने कंप्यूटर विजन कम्युनिटी को पॉइंटनेट प्लस प्लस इन्वेंट करने के लिए क्यों मजबूर किया, हमें हुड को हटाकर करीब से देखना होगा कि पॉइंटनेट स्पेशियल डेटा को कैसे कंप्रेस करता है। सेक्शन ब्रेक। द डिस्ट्रक्टिव स्पेशियल फनल ग्लोबल मैक्स पूलिंग री एग्जामिन्ड। आइए उस कोर ऑपरेशन को रिविजिट करें जिसने पॉइंटनेट को परम्यूटेशन इनवेरिएंस की सुपर पावर दी थी, जो कि ग्लोबल मैक्स पूलिंग लेयर है। सेक्शन 3.1 में हमने देखा कि पॉइंटनेट एक इनपुट पॉइंट क्लाउड XNR ऑफ साइज n×3 को कैसे प्रोसेस करता है। सबसे पहले यह हर पॉइंट को शेयर्ड मल्टी लेयर परसेप्ट्रॉन्स या MLPs के एक स्टैक से गुजारता है। ये शेयर्ड MLPs प्रत्येक 3D कोऑर्डिनेट वेक्टर को एक हाई डायमेंशनल फीचर स्पेस में लिफ्ट करते हैं, जिससे n पॉइंट्स एक n×1024 फीचर मैट्रिक्स में ट्रांसफॉर्म हो जाते हैं। यह डायग्राम डीप लर्निंग में स्पेशियल रिडक्शन फनल कॉन्सेप्ट को इलस्ट्रेट करता है, खासकर पॉइंट क्लाउड्स को प्रोसेस करने के लिए। यह दिखाता है कि कैसे मल्टीपल पॉइंट्स को रिप्रेजेंट करने वाले इंडिविजुअल फीचर वेक्टर्स का एक सेट एक सिंगल ग्लोबल फीचर वेक्टर में कंसोलिडेट हो जाता है। यह रिडक्शन पॉइंट डायमेंशन के अक्रॉस मैक्सिमम पूलिंग ऑपरेशन अप्लाई करके अचीव किया जाता है, जो पूरे स्पेशियल स्ट्रक्चर को रिप्रेजेंट करने के लिए सबसे प्रोमिनेंट फीचर्स को कैप्चर करता है। नोटिस कीजिए कि इस स्टेप के दौरान क्या होता है। हर पॉइंट पूरी तरह से आइसोलेशन में प्रोसेस होता है। जब पॉइंट 1, जो शायद एक ऑफिस चेयर के टॉप बैकरेस्ट पर हो सकता है, शेयर्ड MLPs से होकर गुजरता है, तो उसके मैथमेटिकल ट्रांसफॉर्मेशंस को पॉइंट 2, जो शायद ठीक उसके बगल में हो सकता है, या पॉइंट 3, जो बायद बॉटम व्हील कास्टर पर हो सकता है, के बारे में जीरो नॉलेज के साथ कैलकुलेट किया जाता है। यहाँ कोई स्पेशियल लुकअप्स, कोई नेबरिंग एवरेजेस और कोई स्लाइडिंग विंडो ऑपरेशंस नहीं होते हैं। फिर आता है ग्लोबल एग्रीगेटर। G sub j इक्वल्स द मैक्सिमम ओवर I इक्वल्स 1 to n ऑफ f सब I, j। ये ऑपरेशन सभी n इंडिपेंडेंट फीचर वेक्टर्स को लेता है और उन्हें स्पेशियल एक्सिस के साथ एक सिंगल स्टैटिक वेक्टर में स्क्वाश कर देता है, जिसका साइज 1×1024 होता है। सोचिए कि इस मैथ का असल में क्या मतलब है। फीचर चैनल नंबर 1 के लिए मैक्स पूलिंग पूरे क्लाउड के सभी n पॉइंट्स में से सबसे हाईएस्ट एक्टिवेशन वैल्यू को सेलेक्ट करता है। फीचर चैनल नंबर 2 के लिए ये फिर से सभी n पॉइंट्स में से सबसे हाईएस्ट एक्टिवेशन वैल्यू को चुनता है, चाहे वह वैल्यू कहीं से भी आई हो। जब तक आप फाइनल 1×1024 ग्लोबल फीचर वेक्टर तक पहुंचते हैं, तब तक सभी प्रिसाइज स्पेशियल कोऑर्डिनेट कनेक्शंस परमानेंटली डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। चैनल नंबर 1 शायद फर्श के पास के एक पॉइंट से ट्रिगर हुआ हो, चैनल नंबर 2 छत पर मौजूद एक पॉइंट से, और चैनल नंबर 3 कमरे के बीच में हवा में तैरते हुए एक पॉइंट से। एक बार पूल होने के बाद नेटवर्क को कोई आइडिया नहीं होता कि कौन से पॉइंट्स एक दूसरे के बगल में थे, वे एक दूसरे से कितनी दूर थे, या उन्होंने मिलकर किस तरह के लोकल जियोमेट्रिक पैटर्न्स बनाए थे। ग्लोबल मैक्स पूलिंग ऑपरेशन एक डिस्ट्रक्टिव स्पेशियल फनल की तरह काम करता है। यह पूरे शेप के एक्सट्रीम फीचर्स को एग्रीगेट करता है, जबकि उस स्पेशियल कनेक्टिव टिश्यू को पूरी तरह खत्म कर देता है, जो पड़ोसी पॉइंट्स को लोकल जियोमेट्रिक स्ट्रक्चर्स में बांध कर रखता है। सेक्शन ब्रेक। द लॉन्गेस्ट वर्ड एनालॉजी। पॉइंटनेट डेटा कैसे रीड करता है, इस लिमिटेशन को बिल्कुल क्लियर करने के लिए आइए एक पल के लिए मैथ से थोड़ा दूर हटें और एक टेक्सटुअल एनालॉजी पर विचार करें। इमेजिन कीजिए कि आपको लियो टॉल्स्टॉय की वॉर एंड पीस की 500 पेजेज की एक कॉपी दी जाती है और आपका बॉस आपसे पूरी बुक की एक समरी लिखने के लिए कहता है। हालांकि आपको इसे पढ़ने के लिए एक बहुत ही स्ट्रिक्ट रूल दिया जाता है कि आपको इसे कैसे पढ़ना है। रूल यह है कि आपको हर पेज को इंडिपेंडेंटली स्कैन करना होगा
उस पेज पर प्रिंटेड सिंगल लॉन्गेस्ट वर्ड को ढूंढना होगा, उस वर्ड को एक लिस्ट में लिखना होगा और बाकी के पेज को फेंक देना होगा। ये विजुअल एल्गोरिदम एक टेक्स्ट प्रोसेसिंग मेथड को डेमोन्स्ट्रेट करता है जो एक डॉक्यूमेंट को पेज बाय स्कैन करता है, हर पेज पर सबसे लंबे वर्ड को आइडेंटिफाई करता है और इन वर्ड्स को 500 एंट्रीज के एक सिंगल ग्लोबल कलेक्शन में कंपाइल करता है। इस प्रोसेस के एंड में आपके पास 500 लंबे और कॉम्प्लेक्स वर्ड्स की एक लिस्ट होगी, जैसे काउंटर रेवोल्यूशनरी, इनकॉम्प्रिहेंसिबल, एरिस्टोक्रेटिक और डिस्प्रोपोर्शनेट। अब खुद से 2 क्वेश्चंस पूछिए। क्या आप बुक की जनरल वाइब, एरा या थीम का अंदाजा लगा सकते हैं? हाँ, उस वोकेबुलरी लिस्ट को देखकर आप शायद एक वेल एजुकेटेड गेस लगा सकते हैं कि यह टेक्स्ट यूरोप में सेट एक इंट्रिकेट हिस्टोरिकल पॉलिटिकल ड्रामा है, न कि कोई मॉडर्न साई-फाई मैनुअल या बच्चों की राइमिंग बुक। क्या आप डिटेल्ड प्लॉट को एक्सप्लेन कर सकते हैं, इंडिविजुअल कैरेक्टर रिलेशनशिप्स को ट्रेस कर सकते हैं या सेंटेंस सिंटैक्स को समझ सकते हैं? बिल्कुल चांस नहीं है। आपको कोई आइडिया नहीं है कि किसने किससे क्या कहा। आपको नहीं पता कि कौन से वर्ड्स सेम पैराग्राफ में आए थे, कौन से कैरेक्टर्स सेम रूम में थे, या कैसे इंडिविजुअल इवेंट्स एक दूसरे पर बिल्ड हुए। लोकल कॉन्टेक्स्ट यानी ग्रामर, सिंटैक्स और नैरेक्स और नैरेटिव फ्लो तब डिस्ट्रॉय हो गया जब आपने इंडिविजुअल वर्ड्स को आइसोलेट किया और सिर्फ एक्सट्रीम्स को एक्सट्रैक्ट किया। बिल्कुल इसी तरह वेनिला पॉइंटनेट एक 3D पॉइंट क्लाउड को रीड करता है। यह टेबल रीडिंग स्ट्रेटेजीज को एक टेक्स्ट प्रोसेसिंग एनालॉजी और उनके करस्पॉन्डिंग पॉइंटनेट प्रोसेसिंग इंप्लीमेंटेशंस के जरिए कंपेयर करती है। इनपुट यूनिट के लिए टेक्स्ट एनालॉजी पेज पर इंडिविजुअल वर्ड्स का यूज करती है, जबकि पॉइंटनेट इंडिविजुअल 3D पॉइंट कोऑर्डिनेट्स x, y और z का यूज करता है। आइसोलेटेड लिफ्ट स्टेज टेक्स्ट में इंडिपेंडेंटली लंबे वर्ड्स को आइडेंटिफाई करने से करस्पॉन्ड करती है, जिसकी तुलना में पॉइंटनेट पॉइंट्स को 1024 डायमेंशनल फीचर्स में मैप करने के लिए शेयर्ड MLPs का यूज करता है। एग्रीगेटर स्टेप हर पेज पर सिंगल सबसे लंबे वर्ड को पिक करने के एनालॉगस है, जो पॉइंटनेट में स्पेस के ऊपर टॉर्च डॉट मैक्स के जरिए ग्लोबल मैक्स पूलिंग से मैप होता है। टेक्स्ट के लिए रिजल्टिंग आउटपुट एक्सट्रीम वर्ड्स की एक वोकेबुलरी लिस्ट है, जबकि पॉइंटनेट एक स्टैटिक 1/1024 ग्लोबल फीचर वेक्टर प्रोड्यूस करता है। मैक्रो कैपेबिलिटी को देखें तो टेक्स्ट एनालॉजी एक बुक के जॉनर या थीम को आइडेंटिफाई करती है, जबकि पॉइंटनेट डेस्क वर्सेस चेयर जैसी एक ग्लोबल ऑब्जेक्ट कैटेगरी को क्लासीफाई करता है। लास्ट में माइक्रो कैपेबिलिटी के रिगार्डिंग दोनों मेथड्स डिटेल टास्क्स में फेल हो जाते हैं। टेक्स्ट एनालॉजी सेंटेंस प्लॉस सिंटैक्स को रीड करने में फेल हो जाती है और पॉइंटनेट फाइन लोकल सब पार्ट्स या जॉइंट्स को सेगमेंट करने में फेल हो जाता है। पॉइंटनेट एक 3D शेप की ओवरऑल ग्लोबल थीम को आइडेंटिफाई करने में एक्सेल करता है, क्योंकि इसकी मैक्स पूलिंग लेयर पूरे क्लाउड से एक्सट्रीम ज्योमेट्रिक फीचर्स को कलेक्ट करती है। लेकिन चूंकि यह कभी एनालाइज नहीं करता कि नियर बाई पॉइंट्स लोकल नेबरहुड्स में कैसे इंटरैक्ट करते हैं, इसलिए ये लोकल ज्योमेट्रिक ग्रामर के लिए पूरी तरह से ब्लाइंड है। सेक्शन ब्रेक, मैक्रो लेवल आइडेंटिफिकेशन वर्सेस माइक्रो लेवल अंडरस्टैंडिंग। ये देखने के लिए कि यह स्पेशल ब्लाइंड स्पॉट प्रैक्टिस में कैसे ब्रेक डाउन होता है, आए मैक्रो लेवल ऑब्जेक्ट आइडेंटिफिकेशन को माइक्रो लेवल ज्योमेट्रिक अंडरस्टैंडिंग के साथ कॉन्ट्रास्ट करें। मैक्रो लेवल पर पूरे तौर पर यह ऑब्जेक्ट क्या है? जब एक आइसोलेटेड ऑब्जेक्ट जैसे कि एक सिंगल चेयर को रिप्रेजेंट करने वाला पॉइंट क्लाउड प्रेजेंट किया जाता है, तो पॉइंटनेट रिमार्केबली वेल काम करता है। यह इलस्ट्रेशन पॉइंटनेट में मैक्रो लेवल ग्लोबल रिकग्निशन को एक्सप्लेन करता है, जिसमें चेयर के शेप का यूज करके यह दिखाया गया है कि कैसे ग्लोबल मैक्स पूलिंग ओवरऑल स्पेशियल फीचर्स को एक्सट्रैक्ट करता है। यह डिस्क्राइब करता है कि कैसे नेटवर्क बाउंड्री शिप्स, हाइट टू विड्थ रेशियोज और डोमिनेंट फीचर डिस्ट्रीब्यूशंस को कैप्चर करके की स्ट्रक्चरल कंपोनेंट्स जैसे कि बैकरेस्ट, सीट और लेग्स को आइडेंटिफाई करता है। यह डिसाइड करने के लिए कि कोई ऑब्जेक्ट एक चेयर है, एक न्यूरल नेटवर्क को जरूरी नहीं कि यह पता हो कि हर एक इंडिविजुअल बोल्ट फ्रेम से कैसे कनेक्ट होता है। इसे बस ऑब्जेक्ट के ओवरऑल स्ट्रक्चरल प्रोपोर्शंस की एक हाई लेवल समरी चाहिए होती है। क्या इसमें एक हॉरिजॉन्टल प्लेन के ऊपर फ्लोट करता हुआ वर्टिकल सरफेस स्ट्रक्चर है? क्या यह वर्टिकल सपोर्ट कॉलम्स के जरिए नीचे की तरफ एक्सटेंड होता है? क्या इसका ओवरऑल वॉल्यूमेट्रिक बाउंडिंग बॉक्स सीटिंग फर्नीचर की कैरेक्टरिस्टिक दिखाता है? क्योंकि पॉइंटनेट के शेयर्ड MLP जैसे फीचर्स सीख सकते हैं, जैसे मैं एक हाई जेड एलिवेशन पर एक पॉइंट हूं या मैं एक फ्लैट हॉरिजॉन्टल प्लेन पर एक पॉइंट हूं, इसलिए ग्लोबल मैक्स पूलिंग लेयर इन सिग्नेचर फीचर्स को आसानी से एग्रीगेट कर लेती है। आइसोलेटेड ऑब्जेक्ट डेटा सेट्स जैसे कि मॉडलनेट 40 पर ग्लोबल क्लासिफिकेशन टास्क के लिए वैनिला पॉइंटनेट मिनिमल कंप्यूट के साथ स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस देता है।
माइक्रो लेवल पर लोकल सरफेसेज कैसे कनेक्ट और स्प्लिट होती हैं। अब इमेजिन कीजिए कि हम नेटवर्क से एक बहुत ज़्यादा डिटेल्ड टास्क परफॉर्म करने के लिए कहते हैं पार्ट सेगमेंटेशन। ये पूछने के बजाय कि क्या ये एक चेयर है, हम पूछते हैं कि इन 2048 पॉइंट्स में से हर एक पॉइंट के लिए मुझे बताइए कि क्या ये सीट कुशन बैक रेस्ट, लेफ्ट आर्म रेस्ट या एडजस्टमेंट लीवर से बिलोंग करता है। यह डायग्राम 3D मॉडल्स में माइक्रो लेवल पार्ट सेगमेंटेशन के चैलेंजेस को एक्सप्लेन करता है, स्पेसिफिकली ये दिखाते हुए कि स्टैंडर्ड पॉइंट नेट आर्किटेक्चर का कम पड़ जाता है। यह एक चेयर के कंपोनेंट्स का हायरार्किकल ब्रेकडाउन डिपिक्ट करता है, जिसमें बैकरेस्ट, सीट सरफेस, आर्मरेस्ट्स और गैस लिफ्ट शामिल हैं। डायग्राम ये हाईलाइट करता है कि स्मूथ सीम जॉइंट्स को आइडेंटिफाई करने के लिए, जैसे कि बैकरेस्ट और सीट के बीच का कनेक्शन, लोकल जियोमेट्रिक कर्वेचर को डिटेक्ट करने की ज़रूरत होती है, जिसे परफॉर्म करने में वैनिला पॉइंट नेट को स्ट्रगल करना पड़ता है। यहीं पर वैनिला पॉइंट नेट स्ट्रगल करना शुरू कर देता है। एक आर्मरेस्ट के बेस और सीट कुशन के एज के बीच का डिफरेंस बताने के लिए, जहां वे आपस में बोल्ट होते हैं, ग्लोबल स्टैटिस्टिक्स काफ़ी नहीं है। आपको लोकल जियोमेट्रिक डायनेमिक्स को एग्जामिन करने की ज़रूरत है। सरफेस नॉर्मल्स यानी एक टाइनी 5 सेंटीमीटर रीजन में सरफेस का ओरिएंटेशन कैसे शिफ्ट हो रहा है। लोकल कर्वेचर यानी क्या 20 पॉइंट्स का ये ग्रुप एक फ्लैट प्लेन, एक शार्प 90 डिग्री राइट एंगल एज या एक स्मूथ सिलिंड्रिकल ट्यूब बना रहा है। रिलेटिव स्पेशल रिलेशनशिप्स यानी जैसे जैसे आप किसी सरफेस के सेंटर से बाहर की तरफ उसकी बाउंड्री की ओर बढ़ते हैं, तो पॉइंट्स की डेंसिटी और अरेंजमेंट कैसे चेंज होता है। क्योंकि वैनिला पॉइंट नेट हर पॉइंट को एक सिंगल ग्लोबल वेक्टर में कोलैप्स करने से पहले पूरी तरह से आइसोलेशन में प्रोसेस करता है, इसलिए इसमें नेबरिंग पॉइंट्स के बीच लोकल स्पेशल डिफरेंसेस को कंप्यूट करने के लिए कोई नेटिव मैकेनिज्म नहीं होता है। अगर 2 पॉइंट्स एक फाइन जियोमेट्रिक सीम पर बिल्कुल एक दूसरे के बगल में स्थित हैं, तो पॉइंट नेट उन्हें बिल्कुल उसी आइसोलेशन के साथ ट्रीट करता है जैसे कि वे रूम के अपोजिट साइड्स में स्थित 2 पॉइंट्स हों। इसके पास नेबरहुड का कोई स्ट्रक्चरल कॉन्सेप्ट नहीं होता है। सेक्शन ब्रेक 4 रियल वर्ल्ड फेलियर्स यानी जहां वैनिला पॉइंट नेट स्टंबल करता है। यह समझने के लिए कि यह आर्किटेक्चरल ब्लाइंड स्पॉट क्यों मैटर करता है, आइए एक्सप्लोर करते हैं कि यह इंडस्ट्री सेटिंग्स में रियल वर्ल्ड 3D कंप्यूटर विजन टास्क को कैसे इंपैक्ट करता है। यह डायग्राम कंप्यूटर विजन मॉडल्स में कॉमन फेलियर पॉइंट्स को दिखाता है। यह 2 मेन सिनेरियोज को हाईलाइट करता है। पहला है इंडोर सीन सेगमेंटेशन, जहां मॉडल लैपटॉप को उस डेस्क से अलग पहचानने में स्ट्रगल करता है जिस पर वो रखा है, और दूसरा है ऑटोनॉमस ड्राइविंग, जहां सिस्टम एक कर्व एज को उसके आसपास की फ्लैट एसफाल्ट रोड से डिफरेंशिएट करने में फेल हो जाता है। सिनेरियो 1 यानी कॉम्प्लेक्स इंडोर सीन सेगमेंटेशन, स्कैननेट और AS3DIAS। इमेजिन कीजिए कि आप स्पेशल इंडोर फ्लोर प्लानिंग के लिए एक ऑगमेंटेड रियलिटी यानी AR एप्लीकेशन बना रहे हैं। एक यूजर मोबाइल लिडार डिवाइस का यूज करके एक पूरे ऑफिस कॉन्फ्रेंस रूम को स्कैन करता है। रिजल्टिंग पॉइंट क्लाउड में 100,000 प्लस पॉइंट्स होते हैं, जो वॉल्स, फ्लोर्स, डेस्क्स, ऑफिस चेयर्स, कंप्यूटर मॉनिटर्स, कॉफी मग्स और पावर आउटलेट्स को रिप्रेजेंट करते हैं। अगर आप इस पूरे रूम पॉइंट क्लाउड को वैनिला पॉइंट नेट में फीड करते हैं, तो द ग्लोबल फनल रूम को कोलैप्स कर देता है। पॉइंट नेट पूरे 100,000 पॉइंट रूम को एक सिंगल 1 टाइम्स 1024 ग्लोबल फीचर वेक्टर में समराइज करने की कोशिश करता है। कॉन्टेक्स्ट लॉस अक्रॉस स्पेस के तहत मैक्स पूलिंग ऑपरेशन पूरे रूम से एक्सट्रीम फीचर्स को पिक करता है। नॉर्थ कॉर्नर के एक मॉनिटर का फीचर साउथ कॉर्नर के एक ट्रैश कैन के फीचर के साथ ग्रुप हो जाता है। सिवियर ओवर स्मूथिंग के कारण जब नेटवर्क इस रूम वाइड ग्लोबल वेक्टर को पॉइंट बाय पॉइंट क्लासिफिकेशन के लिए वापस पर पॉइंट फीचर्स के साथ कॉन्कटिनेट करने की कोशिश करता है, तो इसमें यह डिस्टिंग्विश करने के लिए जरूरी लोकल रिजोल्यूशन की कमी होती है कि डेस्क सरफेस कहां एंड होता है और उसके ऊपर रखा लैपटॉप कहां से बिगिन होता है। इसकी वजह से वैनिला पॉइंट नेट लार्ज स्पेशल एनवायरनमेंट्स में ब्लरी ओवर स्मूथ सेगमेंटेशन बाउंड्रीज प्रोड्यूस करने की टेंडेंसी रखता है। यह शायद सही तरीके से आइडेंटिफाई कर ले कि एक रूम में डेस्क हैं, लेकिन यह अक्सर उन एग्जैक्ट बाउंड्रीज को मिसक्लासिफाई कर देगा जहां ऑब्जेक्ट्स एक दूसरे के कांटेक्ट में आते हैं। सिनेरियो 2 ऑटोनॉमस ड्राइविंग और ऑब्स्टैकल डिटेक्शन। ऑटोनॉमस व्हीकल नेविगेशन में रॉ लिडार पॉइंट क्लाउड्स 10-30 फ्रेम्स पर सेकंड पर परसेप्शन स्टैक में स्ट्रीम करते हैं। व्हीकल के सेफ्टी सॉफ्टवेयर को फाइन जियोमेट्रिक डिटेल्स के बेसिस पर स्प्लिट सेकंड डिसीजंस लेने होते हैं। क्या रोड सरफेस पर 15 पॉइंट्स का वह ग्रुप एक फ्लैट शेडो है, एक लो कर्व है, या मेटेलिक डेब्रिस का कोई डेंजरस पीस है।
क्या साइडवॉक पर पॉइंट्स का वह क्लस्टर एक स्टेशनरी स्ट्रीट लाइट पोल है या कोई पेडेस्ट्रियन जो स्ट्रीट की तरफ कदम बढ़ा रहा है? इन सवालों के जवाब देने के लिए फाइन ग्रेन्ड माइक्रोजियोमेट्री ही सब कुछ है। एक कर्व को फ्लैट रोड प्लेन के रिलेटिव एक टाइनी लोकलाइज्ड 10 सेंटीमीटर वर्टिकल स्टेप से डिफाइन किया जाता है। एक पेडेस्ट्रियन के लेग को टॉर्सो के रिलेटिव टाइम के साथ मूव करने वाले पॉइंट्स के एक डिस्टिंक्ट सिलिंड्रिकल अरेंजमेंट से डिफाइन किया जाता है। वेनिला पॉइंटनेट का ग्लोबल पूलिंग अप्रोच इन स्मॉल स्पेशल पैटर्न्स को आइसोलेट नहीं कर सकता, क्योंकि ये थाउजेंड्स ऑफ पॉइंट्स में ग्लोबली फीचर्स को इवैल्यूएट करता है। इसलिए एक छोटा 10 सेंटीमीटर कर्व स्टेप आसपास के मिलियंस ऑफ रोड पॉइंट्स के कारण पूरी तरह से वॉश आउट हो जाता है। ग्लोबल मैक्स पूल डोमिनेंट रोड एक्टिवेशंस को पिक करता है और उस लोकलाइज्ड जियोमेट्रिक एनोमली को पूरी तरह से इग्नोर कर देता है जो कर्व एज को रिप्रेजेंट करती है। सेल्फ ड्राइविंग सॉफ्टवेयर में माइक्रो जियोमेट्री को डिटेक्ट करने में फेल होना सीवियर रियल वर्ल्ड फेलियर्स का कारण बन सकता है, जैसे अनरिकॉग्नाइज्ड कर्व्स पर टायर रिम्स को डैमेज करने से लेकर हाई स्पीड हाईवेज पर स्मॉल ऑब्स्टैकल्स को डिटेक्ट करने में फेल होने तक। सिनेरियो 3 फाइन इंडस्ट्रियल इंस्पेक्शन और रोबोटिक्स। ऑटोमेटेड मैन्युफैक्चरिंग में 3D सेंसर से लेस रोबोटिक आर्म्स को पिन सॉर्टिंग लाइंस से अनऑर्गेनाइज्ड पार्ट्स को पिक करने या मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट्स के लिए मशीन से बने मेटल पार्ट्स को चेक करने का टास्क दिया जाता है। मान लीजिए एक रोबोट एक कास्ट आयरन इंजन ब्लॉक पर एक छोटे थ्रेडेड स्क्रू होल के साथ एक टूल को अलाइन करने की कोशिश कर रहा है। इंजन ब्लॉक खुद में एक बड़ा मैक्रो लेवल शेप है। स्क्रू होल बहुत छोटा है, सिर्फ कुछ मिलीमीटर का, यानी माइक्रो लेवल शेप। अगर रोबोट का परसेप्शन नेटवर्क ग्लोबल पॉइंट नेट फीचर एग्रीगेशन पर रिलाई करता है तो यह आसानी से पहचान सकता है कि यह एक इंजन ब्लॉक को देख रहा है। हालांकि यह स्क्रू होल के सेंटर कोऑर्डिनेट्स को प्रिसाइसली लोकलाइज करने में फेल हो जाएगा, क्योंकि पॉइंटनेट के पास छोटे स्पेशल सब रीजन्स के आसपास हाई रेजोल्यूशन लोकल कोऑर्डिनेट फ्रेम्स बनाने के लिए कोई स्ट्रक्चरल मैकेनिज्म नहीं है। सेक्शन ब्रेक रूट कॉज सिर्फ स्लाइडिंग कन्वोल्यूशंस ही क्यों न ऐड कर दिए जाएं। जब सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स और स्टूडेंट्स पहली बार इस लिमिटेशन को एनकाउंटर करते हैं तो एक नेचुरल सवाल दिमाग में आता है। अगर 2D कंप्यूटर विजन ने सालों पहले स्लाइडिंग कन्वोल्यूशनल कर्नल्स यानी 2D CNNs का यूज करके लोकल फीचर एक्सट्रैक्शन को सॉल्व कर लिया था, तो हम लोकल नेबरहुड्स को कैप्चर करने के लिए पॉइंट क्लाउड पर एक स्टैंडर्ड 3D कन्वोल्यूशनल कर्नल को सिर्फ स्लाइड क्यों नहीं कर सकते? यह समझने के लिए कि यह स्ट्रेट फॉरवर्ड क्यों नहीं है, आइए कंपेयर करते हैं कि 2D इमेज ग्रिड्स और 3D पॉइंट क्लाउड स्पेशल डेटा को कैसे ऑर्गेनाइज करते हैं। यह डायग्राम एक स्ट्रक्चर्ड 2 डायमेंशनल इमेज ग्रिड को एक अनस्ट्रक्चर्ड 3 डायमेंशनल पॉइंट क्लाउड के साथ कंपेयर करता है। यह दिखाता है कि एक रेगुलर ग्रिड में नेबरिंग पिक्सल्स फिक्स्ड एरे ऑफसेट्स पर लोकेटेड होते हैं। वही दूसरी तरफ एक पॉइंट क्लाउड में ग्रिड स्ट्रक्चर नहीं होता है और इसकी डेंसिटी वेरिएबल होती है, जिसका मतलब है कि नेबर्स अनऑर्गेनाइज्ड और अनइंडेक्स्ड होते हैं और काउंट में वेरी करते हैं। 2D इमेजेस में रेगुलर ग्रिड्स होते हैं। एक 2D इमेज में लोकल नेबरहुड डिफाइन करना ट्रिवियल है। पिक्सेल x, y के फिक्स्ड एरे ऑफसेट्स पर इमीडिएट नेबर्स होते हैं, जैसे x-1, y x +1, y x, y-1 और x, y +1। क्योंकि पिक्सल्स एक रिजिड कंटिन्यूअस रेगुलर ग्रिड पर होते हैं, इसलिए हर पिक्सेल के पास हमेशा नेबर्स की एग्जैक्ट सेम संख्या होती है। एडजेसेंट पिक्सल्स के बीच की स्पेशल डिस्टेंस पूरी इमेज में कांस्टेंट होती है। स्टैंडर्ड डिस्क्रीट कन्वोल्यूशन स्लाइडिंग विंडोज यानी 3x3 कर्नल्स सिंपल मेमोरी पॉइंटर्स का यूज करके एरे में स्मूथली स्वीप कर सकते हैं। पॉइंट क्लाउड्स अनस्ट्रक्चर्ड और नॉन यूनिफॉर्म होते हैं। एक 3D पॉइंट क्लाउड में कोई अंडरलाइंग ग्रिड नहीं होता है। यह फ्लोटिंग पॉइंट कोऑर्डिनेट टुपल्स का एक अनइंडेक्स्ड वेक्टर होता है, जैसे x1, y1, z 1 x2, y2, z 2 xn, yn, zn। ये लोकल प्रोसेसिंग के लिए 3 मेन चैलेंजेस क्रिएट करता है। पहला, नो प्री डिफाइंड नेबरहुड्स। पॉइंट नंबर 14 मेमोरी में जरूरी नहीं कि फिजिकल रूप से पॉइंट नंबर 15 के पास हो। पास के पॉइंट्स को ढूंढने के लिए 3D कोऑर्डिनेट स्पेस में सर्च करने की जरूरत होती है। दूसरा, वेरिएबल पॉइंट डेंसिटी। एक लाइदार स्कैनर सेंसर करके करीब के ऑब्जेक्ट से थाउजेंड्स ऑफ डेंस पॉइंट्स रिसीव करता है, लेकिन दूर के ऑब्जेक्ट्स से केवल कुछ ही स्पार्स पॉइंट्स मिलते हैं। एक फिक्स्ड स्पेशल स्लाइडिंग विंडो डेंस रीजन्स में 500 पॉइंट्स कैप्चर करेगी, लेकिन स्पार्स रीजन्स में केवल 2 पॉइंट्स ही कैप्चर करेगी।
तीसरा, परम्यूटेशन इनवेरिएंस विद इन नेबरहुड्स। भले ही आप 20 नेबरिंग पॉइंट्स के एक छोटे लोकल ग्रुप को आइसोलेट कर लें, फिर भी वे 20 पॉइंट्स पूरी तरह से अनऑर्डर्ड होते हैं। उस लोकल नेबरहुड पर अप्लाई किया गया कोई भी ऑपरेशन पॉइंट परम्यूटेशन के लिए इनवेरिएंट ही रहना चाहिए। यह 2017 में 3D कंप्यूटर विजन रिसर्चर्स के सामने सबसे बड़ा कोर डिलेमा था। वैनिला पॉइंटनेट ने ग्लोबल लेवल पर परम्यूटेशन इनवेरिएंस प्रॉब्लम को सॉल्व कर दिया था, लेकिन इसकी कीमत नेबरहुड स्ट्रक्चर को खोकर चुकानी पड़ी। स्टैंडर्ड CNN ने लोकल स्ट्रक्चर को इफेक्टिवली कैप्चर किया, लेकिन वे रिजिड ग्रिड स्ट्रक्चर्स पर डिपेंड थे जो पॉइंट क्लाउड्स में नहीं होते हैं। सेक्शन ब्रेक। चैप्टर 3 समरी, द इवोल्यूशनरी आर्क ऑफ 3D परसेप्शन। चैप्टर 4 में सॉल्यूशन के लिए तैयार होने के लिए आइए थोड़ा पीछे हटें और देखें कि इस पिवोटल पॉइंट तक स्पेशल फीचर एक्सट्रैक्शन कैसे इवॉल्व हुआ। यह डायग्राम स्पेशियल और 3 डायमेंशनल डेटा प्रोसेसिंग के लिए डिजाइन किए गए न्यूरल नेटवर्क आर्किटेक्चर्स के हिस्टोरिकल प्रोग्रेशन को इलस्ट्रेट करता है। यह ट्रेडिशनल 2 डायमेंशनल कन्वोल्यूशनल न्यूरल नेटवर्क्स के साथ शुरू होता है जो फ्लैट ग्रिड्स तक ही रेस्ट्रिक्टेड हैं। फिर यह वॉल्यूमेट्रिक 3 डायमेंशनल नेटवर्क्स पर आगे बढ़ता है जो डेटा को वॉक्सेल्स में कन्वर्ट करते हैं, लेकिन इनमें हाई कंप्यूटेशनल मेमोरी यूसेज की प्रॉब्लम होती है। इसके बाद फ्लो पॉइंट नेट पर जाता है जो सीधे रॉ पॉइंट क्लाउड्स को एफिशिएंटली प्रोसेस करता है, लेकिन फाइन लोकल डिटेल्स को कैप्चर करने में फेल हो जाता है। फाइनली यह पॉइंटनेट प्लस को हाईलाइट करता है जो लोकल जियोमेट्रिक नेबरहुड्स को एनालाइज करने के लिए हायरार्किकल ग्रुपिंग इंट्रोड्यूस करके इस लिमिटेशन को सॉल्व करता है। चलिए एक बार रिव्यू करते हैं कि हमने चैप्टर 3 में क्या एस्टेब्लिश किया है। डायरेक्ट रॉ पॉइंट प्रोसेसिंग। पॉइंटनेट ने प्रूव किया कि डीप न्यूरल नेटवर्क्स को 3D डेटा प्रोसेस करने के लिए ग्रिड कन्वर्जन की जरूरत नहीं होती है। रॉ कोऑर्डिनेट्स को सीधे शेयर्ड AMLPs में फीड करके पॉइंटनेट ने अनमैच्ड प्रोसेसिंग एफिशिएंसी को अनलॉक किया। सिमेट्रिक पूलिंग परम्यूटेशन इनवेरिएंस को सॉल्व करती है। नेटवर्क के कोर में एक सिमेट्रिक फंक्शन torch.max रखकर पॉइंटनेट यह गारंटी देता है कि मेमोरी में इनपुट पॉइंट्स चाहे जैसे भी शफल हों, एक्सट्रैक्टेड फीचर वेक्टर हमेशा एक जैसा ही रहेगा। O ऑफ n एफिशिएंसी और रेजिलियंस। क्योंकि पर पॉइंट MLPs इंडिपेंडेंटली ऑपरेट करते हैं, पॉइंटनेट टाइम और मेमोरी में लीनियरली स्केल करता है और साथ ही अपने स्ट्रक्चरल क्रिटिकल पॉइंट सेट के जरिए रैंडम पॉइंट ड्रॉपआउट्स के लिए काफी रेजिलियंट रहता है। क्रिटिकल लिमिटेशन। सभी इनपुट पॉइंट्स पर एक साथ सिर्फ एक सिंगल ग्लोबल मैक्स पूलिंग ऑपरेशन पर डिपेंड रहने की वजह से पॉइंटनेट एक स्पेशल फनल की तरह काम करता है। ये मैक्रो लेवल शेप आउटलाइंस को तो कैप्चर कर लेता है, लेकिन फाइन ग्रेन्ड लोकल नेबरहुड्स को पूरी तरह से इग्नोर कर देता है, जिससे यह डिटेल्ड सीन सेगमेंटेशन और लोकल माइक्रो ज्योमेट्री टास्क्स के लिए सही से काम नहीं कर पाता। सेक्शन ब्रेक। आगे क्या आता है? अगर स्टैंडर्ड CNN लोकल पिक्सल पैचेस को हायरार्किकल फीचर्स में ग्रुप करके रिच रिप्रेजेंटेशंस बनाते हैं, जैसे एजेस से टेक्सचर्स, टेक्सचर्स से पार्ट्स और पार्ट्स से ऑब्जेक्ट्स बनते हैं, तो हम बिना रिजिड ग्रिड्स को दोबारा इंट्रोड्यूस किए अनस्ट्रक्चर्ड 3D पॉइंट क्लाउड्स में वही सेम हायरार्किकल स्ट्रक्चर कैसे ला सकते हैं? इसी एक सिंगल क्वेश्चन ने चार्ल्स की और उनकी टीम को वापस ड्राइंग बोर्ड पर जाने के लिए मजबूर किया, जिसके रिजल्ट के रूप में पॉइंटनेट प्लस बना। पूरे पॉइंट क्लाउड पर एक ही बार में सिंगल ग्लोबल मैक्स पूलिंग ऑपरेशन अप्लाई करने के बजाय पॉइंटनेट प्लस एक क्लेवर मल्टी स्केल फ्रेमवर्क इंट्रोड्यूस करता है। यह पॉइंट क्लाउड को छोटे ओवरलैपिंग लोकल स्फीयर्स में डिवाइड करता है। माइक्रो ज्योमेट्री को कैप्चर करने के लिए हर लोकल स्फीयर के अंदर मिनी पॉइंटनेट एनकोडर्स अप्लाई करता है और प्रोग्रेसिवली सीन को टियर बाय टियर एब्स्ट्रैक्ट करता है। अगले चैप्टर में हम इस हायरार्किकल आर्किटेक्चर को डिटेल में एग्जामिन करेंगे। 4.1 द कोर फिलॉसफी जूमिंग आउट स्टेप बाय स्टेप विद सेट एब्स्ट्रैक्शन से स्टार्ट करते हुए।